नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो जी हाँ, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपकी ज़िंदगियां बहुत अच्छी जाएं, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और चीज़ें जैसी आप चाहते हैं वैसी जाएं और पढ़ाई लिखाई में मन लगे और आप सक्सेस को जल्दी पालें। हमने अपनी सीरीज़ दोबारा शुरू कर दी है क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, ऑडियो रिटेंशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए सीरीज़ को हमने बंद करने का सोचा था। पर क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इसे देखते हैं, तो उनके लिए हम ज़रूर रखेंगे। प्लीज़ मेरी आपसे बस यही विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कोई दोस्त अगर आपके साथ आपके नॉलेज में हो, जो पढ़ रहा हो, ऐसी चीज़ों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसे प्लीज़ भेजें। क्योंकि अगर व्यूज़ बढ़ेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम उसी चीज़ के लिए, ताकि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखें हमारे कंटेंट को, इसीलिए हम मेहनत करके PDF बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप ये कर पाएँ तो वी विल बी रियली थैंकफुल अबाउट दैट। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 और 14 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। 11 और 12 तारीख का जो है वो मैं आपको बैकलॉग पूरा करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, तो आज देखते हैं कि आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कौन है भाई? रमेश पोखरियाल साहब। इन्होंने रिकमेंड किया है एक गठन करना, एक टास्क फोर्स गठन करना चाहते हैं ये, जो हेल्प करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स की बात की जा रही है। अब 13 जनवरी 2021 को 2021 को रिकमेंड किया गया था इस टास्क फोर्स का, कि ताकि इस पॉलिसी को इंस्टीट्यूशंस में लागू करवाया जाए। क्या मेथडोलॉजी अपनाई जाएगी, किस प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप इसे लागू कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं। मिनिस्टर सजेस्ट किया इन्होंने कि रिव्यू कमेटी बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाया जाए, जो कि हेड बाई हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी जो होंगे इसे हेड करें और इसके स्टेक होल्डर्स भी हों। अब he called upon the stakeholders to ensure the synergy between NPE National Education Policy implementation and existing the government policies। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, इसके पूरे के पूरे सिस्टम का ढांचा भी शुरुआत कर दी गई है, ताकि कैसे सेटअप बैठाया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसे लागू करने की पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चालू हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है आज का। नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार गयावाली जी जो हैं, वो आ रहे हैं इंडिया। कब आएंगे? 14 और 16 जनवरी के बीच ही आएंगे। 14 को आएंगे, 16 तक रहेंगे। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये प्रदीप कुमार गयावाली जी। ठीक है, ये आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सिक्स्थ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग ड्यूरिंग हिज विजिट। किस लिए आ रहे हैं? सिक्स्थ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन विजिट के लिए आ रहे हैं। और ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल ने थोड़े दिन पहले पब्लिश किए थे न्यू पॉलिटिकल मैप इंडिया, न्यू पॉलिटिकल मैप खुद के, जिसमें उसने 3 इंडियन टेरिटरीज जो कि थी काला पानी, लिम्पिदूर और ल्यूपेक को इसने नेपाल का पार्ट दिखा दिया था, जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उसके बाद ये पहली ऑफिशियल विजिट है नेपाल की और इंडिया की। तो इससे काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ी न्यूट्रलाइज होंगी, नैरो डाउन होंगी, तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ठीक है, ये रहेंगे चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के, जो कि 26 जनवरी 2021 को होने वाला है। अब अगर आपने रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम नहीं सुना है, ये नेशन कहाँ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने मैप्स खोलिए। ये नेशन है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ब्राज़ील के थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक छोटा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। तो रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम ये इसलिए बुलाए जा रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के जो बोरिस जॉनसन थे, कोविड वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया है, म्यूटेंट कोरोना वायरस, उसकी वजह से पूरा यूरोप और यूके लॉकडाउन में चल रहा है, इसलिए वो विजिट कैंसिल हो चुकी है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम को बुलाया जाने की तैयारी है। ये चीफ गेस्ट रहेंगे हमारे। अब सूरीनाम का कैपिटल क्या है? तो ये है पारा मैरिबो। पारा मैरिबो सूरीनाम का कैपिटल है और यहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर। ठीक है, पारा मैरिबो कैपिटल और सूरीनाम का करेंसी है डॉलर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अब ये हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं, बुक एंड ऑथर्स का है अगला पॉइंट। तो जो एक बुक है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑन द लाइफ एंड सिनेमा, ठीक है, ये बुक है, इसे लिखा है विधु विनोद चोपड़ा जी और अभिजीत जोशी साहब ने, दोनों ने मिलकर लिखा है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑफ लाइफ एंड सिनेमा। तो इसी भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, है ना, और अभिजीत जोशी साहब। अब आज है 14 जनवरी, तो आज होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ठीक है, 14 जनवरी को होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, तो इसे भी याद रखिएगा। मकर संक्रांति तो है ही, आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे भी है, तो आप इसे याद रख सकते हो यार, मकर संक्रांति के दिन हुआ था आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, तो 14 जनवरी, ठीक है। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं हमारा आज का। तो जो यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूव कर दिया है एमओयू। एमओयू मैंने आपको पहले भी वीडियो में अगर आप देखते हैं तो बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है बिटवीन इंडिया और यूएई, जो दुबई जिसे नॉर्मल लोग कहते हैं, यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तो एमओयू साइन हो गया है इंडिया और यूएई के बीच साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। अब ये किस किस के बीच हुआ है, तो ये अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है हमारी एमओईएस, इसके बीच हुआ है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो कॉपरेशन हुआ है, जो भी हमारा चीज़ें हुई हैं, अब इसमें होगा ये कि हम शेयर करेंगे डाटा उनके साथ, मेट्रोलॉजिकल डाटा, सिस्मोलॉजिकल डाटा और ओशनिक डाटा, ठीक है, ये पूरा वो हमारे साथ शेयर करेंगे, एक जॉइंट वेंचर टाइप का होगा ये इनेबल करेगा दोनों 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 कंट्रीज़ को, ताकि रियल टाइम में जो भी पैटर्न चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें नोटिस करें, आपस में शेयर करें, ऑब्जर्व करें। इससे अर्ली सुनामी वार्निंग्स जनरेट हो जाएंगी। अगर डस्ट या स्टॉर्म से ऐसा कोई स्टॉर्म आ रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत जल्दी इनिशिएट कर देगा चीज़ें, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन पेनिनसुला के पास, ठीक है। अबू धाबी इसकी कैपिटल है, अबू धाबी कैपिटल है यूएई की, ठीक है। और दुबई कैपिटल नहीं है, ये याद रखना, अबू धाबी कैपिटल। और दिरहम जो है यहाँ की करेंसी, ठीक है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। चलिए ये हो गया हमारा आज का पॉइंट, देखते हैं अगला वाला। तो हमारा आज का अगला पॉइंट है कि जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की आने वाली है, इफेक्ट में होगी, वो 1 अप्रैल 2021 में वो इफेक्ट कर जाएगी। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये होगी 5 साल के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए ये पॉलिसी होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये होगी, इस पर पूरा डाटा आएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझना आप। अब ये हुई थी पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाया जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी चीज़ों से, दिक्कतों से झेल रहा है। अभी जो एशियन नेशंस की अपनी एक ट्रेड डील हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें इंडिया पार्ट नहीं लिया था, तो इंडिया के लिए ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वो सेपरेट होता जा रहा है, ठीक है। तो अब उसके लिए, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। उधर ब्रेक्सिट भी आ गया है, तो अब इंडिया को यूरोप से अलग तरीके से डील करना है, प्लस यूके से अलग तरीके से डील करना है, तो उसे अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ सके। जाहिर सी बात है, चाइना को काउंटर करना हमारा अभी एक लक्ष्य है, ये भी एक बात है। चलिए तो इसे देखते हैं क्या है। अब इंडिया क्योंकि इंटरनेशनल लीडर बनना चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इसके लिए ये हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है, इसमें मेजर चीज़ जो है कि डिस्ट्रिक्ट्स का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉटन ज़्यादा होती है, तो आपको कॉटन के लिए एक्सपोर्ट हब टाइप से यूज़ किया जाएगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को वहाँ का एक्सपोर्ट हब बनाने की और सरकार पैसा लगाएगी, टेक्नोलॉजी लगाएगी, ताकि उन्हें स्पेशलाइज कर दिया जा सके, जगहों को स्पेशलाइज तरीके से सेपरेट किया जा सके, ताकि वहीं से पूरा ट्रेड ऑर्गेनाइज हो सके अलग अलग चीज़ों का। इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है जिस पे काम किया जा रहा है आगे, जो आगे हमें और पता चलेगा। और ये जो प्रधानमंत्री जी का गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये आपको
याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का अगला पॉइंट। जो CBSE है एंड NIC विल लॉन्च कोलैब कैड सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो CBSE और NIC जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये लॉन्च करेगी एक सॉफ्टवेयर, नाम है कोलैब कैड। ठीक है, ये साथ में ही लॉन्च करेगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या फैकल्टी के लिए भी। इसका क्या काम होगा, स्टूडेंट्स और फैकल्टी को हेल्प करेगी ग्राफिक्स समझने में, क्रिएट करने में और मॉडिफाई करने में 3D डिज़ाइन को। ठीक है, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसे याद रखने ना, कोलैब कैड नाम का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, अब आते हैं NIC पे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसे कब बनाया गया था, 1976 में स्थापना हुई थी भाई। ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, काम क्या है, तो देखो काम इसका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस को बरकरार रखना, अच्छा करना, गवर्नेंस को अच्छा करना, इंफॉर्मेशन IT सेक्टर के लिए स्पेशली और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, उस सेक्टर में ये काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। अब बात आती है कि इट्स अ नेशनल लेवल बोर्ड एजुकेशन। जो CBSE है वो नेशनल बोर्ड एजुकेशन है, एक राष्ट्रीय तौर पे एक बोर्ड है एजुकेशन के लिए, जो कि डील करता है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के साथ, दोनों के साथ। ठीक है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अब मनोज आहूजा जी जो हैं, ये हैं इसके करंट चेयरमैन CBSE के। तो CBSE करंट चेयरमैन कौन है भाई, मनोज आहूजा जी है। ठीक है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट थे D प्रकाश राव साहब, वो गुजर गए हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे, 63 की एज थी उनकी। अब ये पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिला है। बहुत बड़े, बहुत रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं ये। उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने लिखाने, उनकी एजुकेशन के फील्ड में काम करने के लिए। और इन्हें पद्मश्री मिला था 2019 में, और ये थे स्टेट उड़ीसा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का अगला पॉइंट। तो आज का अगला हमारा पॉइंट है, टेस्ला ने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को भारत में, इंडियन सब्सिडरी इन बेंगलुरु फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो टेस्ला वर्ल्ड लीडर है, जैसे आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। ठीक है, अब डेविड जॉन फेंस्टन, वैभव तनेजा और वेंकट सीरमन वेंकटरन सीरमरम जी जो हैं, ये इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में रहेंगे। टेस्ला इंडिया मोटर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड में 3 लोग हैं, डेविड, वैभव और वेंकटरंगन। ठीक है, ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा का पूरा गवर्नेंस और देखभाल करेंगे टेस्ला इंडिया की। ठीक है, अब टेस्ला अपना R&D, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, सेंटर खोलेगा बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स के लिए। सीधी बात, टेस्ला के CEO कौन है, तो इलॉन मस्क है टेस्ला के CEO। ठीक है, अभी ये थोड़े दिन पहले सुर्खियों में थे क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, और स्पेस एक्स के भी हेड यही ही हैं। ठीक है, इसका ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जैसा आप जानते होंगे, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं। RBI जो है अब फॉर्म करने वाली है ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग, देखो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोन के लिए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एप्लीकेशन गूगल स्टोर पे बहुत सारे, कि आप लोन ले लो, 5,000 का लोन ले लो, 10,000 का लोन ले लो। पर ये एक डेब्ट ट्रैप है, ये आ चुका है साफ साफ कि ये प्योरली एक डेब्ट ट्रैप है। और ये लॉकडाउन के बाद से चीज़ें बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, तो उसके लिए। और इसके पीछे चाइनीज़ बैक्ड स्पॉन्सर्स हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, तो वो, और इनके रेट बहुत हाई होते हैं। अगर आप इनसे 5,000 भी ले रहे हो तो वो एक एक दिन का 10% चार्ज कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब वापस ले लेते हैं, फ़ोन से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जब आप अगर पैसे देने में डिले करते हैं तो फिर ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो प्लीज़ आप सावधान रहें, किसी भी ऐसे डेब्ट ट्रैप में ना फंसें। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है एक वर्किंग ग्रुप, जिसका नाम है जो कि डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स के लिए होगा। ये रेगुलेट करेगा, क्योंकि अभी तक ये मार्केट अनरेगुलेटेड है, अब उसे रेगुलेट करने का ये काम करेगा। और इन्होंने गूगल से भी बोल दिया है कि अगर कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस आपके डाटाबेस में है, आपके प्ले स्टोर में है, तो उन्हें रिमूव करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द करें। ठीक है, तो
ये इतनी सी सिंपल था, मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, पर इसको आराम से समझने के लिए जस्ट टू द पॉइंट इतना ही था। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है खादी पत्रिका पेंट, सॉरी, खादी प्राकृतिक पेंट। तो ये नई चीज़ शुरू हुई है। ये पेंट है, पहला पेंट है जिसे काऊ डंग मतलब गाय के गोबर से बनाया गया ये पेंट है। डेवलप किया है इसे, खादी इसलिए बोला गया है, देखो खादी इसलिए बोला गया है, खादी इसलिए बोला गया क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इंडिया का, उसने इसे डेवलप करने में मदद की। ठीक है, तो है ये पहला गाय के गोबर से बना हुआ पेंट जिसे आप लगा सकते हैं दीवारों पे। अब खादी प्रकृति पेंट इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसे बनाया है। इको फ्रेंडली है, जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑफ इट्स अपने आप में पहले तरीके का पेंट है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि गाय के गोबर में कुछ अलग कंटेंट होता है, तो इसलिए ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, और इसे सर्टिफाई भी किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, जिसका थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एग्जाम भी दिया था। ठीक है, तो इसे सर्टिफाई कर दिया गया है। अब ये फ्री है, इसमें कोई लेड नहीं है, मरकरी नहीं है, क्रोमियम नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, कैडमियम भी नहीं है। तो अच्छा है, एक नई टाइप का इनिशिएटिव है, हो सकता है अभी ये शुरुआत है, हो सकता है इससे कुछ अच्छा निकल के आ जाए। तो वी शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। बाकी इसे याद कर लेना, इसे नितिन गडकरी साहब ने इसका इनाग्रेशन किया है। तो खादी प्राकृतिक पेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है मरका वी लक्कू फेस्टिवल सीजन। जो है ये एनुअल फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति के दिन केरला में। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा कॉपरेट करें। ये केरला में होता है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, सबरीमाला में जो श्राइन है सबरीमाला वहाँ मनाया जाता है। ये फेस्टिवल इंक्लूड करता है तिरुभरनम सेक्रेड ओंटमेंट ऑफ अयप्पन। प्रोसेशन निकाला जाता है उस दिन, जो श्राइन है सबरीमाला के हिल, वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है। तो इसे आप थोड़ा देख लें, इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक मैं आपको बताऊं, अब जैसे मकर संक्रांति शुरू हुई है तो हर अलग अलग रीजन में किसी को पोंगल, कोई बिहू बोलता है कुछ, तो ये आपको याद करना है कि किस रीजन में किस नाम से इन फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, क्योंकि ये है सेम फेस्टिवल, बस अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस रीजन में क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, चलिए तो आप इसे देख लीजिएगा। भारत बायोटेक जो है उसने साइन की है डील ब्राज़ीलियन पेरेसिसा मेडिकैमेटोस के साथ, सप्लाई करेगी ये कोवैक्सीन। तो जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है ये सप्लाई करेगी ब्राज़ील में। इसने कंपनी के साथ डील किया हुआ है प्रेसिसा मेडिमेक्टोस, उनका ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में जो नेम है। अब कोवैक्सीन जो है इसमें स्पेशल बात ये, क्योंकि भारत में तो अब ये दो ही वैक्सीन हैं, भारत की बायोटेक की कोवैक्सीन और सेरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन। ठीक है, अब इसमें भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है ये प्योरली इंडिया में बनी गई है, क्योंकि इसे भारत बायोटेक प्लस आईसीएमआर ने खुद मिलके बनाया है। तो इसे ये याद करना कि कोवैक्सीन प्योरली इंडियन मेड है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाई गई है। हालांकि अभी कितने परसेंट अच्छी है ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके डाटा अभी हमारे पास नहीं आया है। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब यूएस जो है, यूएसए, उसने रीडेजिग्नेट किया है क्यूबा। क्यूबा जस्ट उसके साइड में हवाईयन रीजन के साथ पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो यूएसए का मैप देखना, नॉर्थ अमेरिका का बहुत साइड में ही है, बहुत ज़्यादा पास है। तो क्यूबा को दोबारा रीडेजिग्नेट मतलब दोबारा घोषित कर दिया है उसने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। बीच में इनके रिश्ते अच्छे हो गए थे, पहले भी इनके रिश्ते, हिस्ट्री इनकी कोई ठीक नहीं रही, तो इसी कारण से प्रॉब्लम्स थी बीच में, इन दोनों कॉम्प्लिकेशंस थी इन दोनों नेशंस के बीच में, सैंक्शंस लगे हुए थे क्यूबा पे, पर दोबारा वो ठीक हुई थी ओबामा के कार्यकाल में। अब दोबारा इन्हें कह दिया गया कि टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि अब देखते हैं, क्योंकि अब बाइडन टेक ओवर कर लेंगे चार्ज को, तो हो सकता है उसके बाद चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यही था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स 13 और 14 जनवरी के लिए। 11 और 12 का जो आप बचा है वो मैं कवर करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखिए, व्यू करिए, कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाके दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई चेंजेस अगर आप चाहते हैं तो खुल के बताइए, उस तरीके से हम अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मकर संक्रांति आपके पूरे परिवार को और आपको
आपके लिए बहुत आने वाला समय बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।